कोर्ट में लगाई कैविएट। अब सुप्रीम कोर्ट में सियासी लड़ाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कल राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस मामले में अपना फैसला 24 तक सुरक्षित रख लिया था। इस तरह की खबरें भी आई थीं कि स्पीकर ने आश्वस्त किया है कि वो कोई भी कार्रवाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही करेंगे। लेकिन आज स्पीकर इस प्ली के साथ सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये उनके अधिकारों में अतिक्रमण का मामला है। मामले की सुनवाई कल तय भी हो गई है और सचिन कैंप की ओर से कैविएट लगाकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित भी कर लिया गया है। इस बीच आज प्रदेश में ईडी के छापे चर्चा में रहे और कांग्रेस ने केंद्र सरकार की केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए कहा कि हम रेड राज से नहीं डरते। मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और उन्होंने प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों को लेकर अपनी बात कही है। इन तमाम घटनाक्रम पर, इन तमाम पहलुओं पर आज प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अधिवक्ता, कानून विशेषज्ञ ए.के. जैन साहब, अभिनेश महर्षि जी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कांग्रेस निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जिस मामले पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, जो अभी तक जयपुर से जिसका पटाक्षेप अपेक्षित था हाईकोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। जैन साहब, क्या क्या विकल्प देखते हैं, संभावनाओं के आप? देखिए, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें 3 लाइनें विवादास्पद हैं। उसमें पहले तो ये लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, जिसका मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ कि माननीय स्पीकर से। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ। हमारे पीसीआर साथी संयम लोढ़ा जी को निर्दलीय विधायक लिखिए। कम से कम इस वक्त ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद डेलिकेट बात है। संयम लोढ़ा जी निर्दलीय विधायक हैं जी, फरमाएं। उसमें प्रारंभ में तो ये लिखा गया है कि हम माननीय स्पीकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जैसे पूर्व की तरह अब भी जब तक हम आदेश पारित नहीं कर दें तब तक 24 तक, तब तक इसमें आदेश पारित नहीं करें। पर उसकी अगली लाइन में ही कंटिन्यूशन में लिख रहा है कि हम ऐसे निर्देश भी देते हैं। हाँ। तो रिक्वेस्ट और निर्देश साथ साथ नहीं हो सकते, या तो ये आदेश है या ये रिक्वेस्ट है। और स्पीकर का साफ कहना था कि शायद क्योंकि वो मान रहे थे, बार बार मान रहे थे, हाईकोर्ट बिना हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं था, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए या न्यायपालिका का सम्मान रखने के लिए एक गरिमा दिखा रहे थे। तो इस आदेश के बाद स्पीकर के द्वारा ये याचिका दायर की गई है कानूनी, और याचिका में उन्होंने मुख्य रूप से 7 प्रश्न बनाए, जिसमें ये प्रश्न 6 नंबर पर है। पहला प्रश्न तो उन्होंने ये उठाया है कि आर्टिकल 212 के शक्तियों के अधीन रहते रहते स्पीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे ही नहीं सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम हाईकोर्ट जी, हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट कोई निर्देश दे ही नहीं सकता, इसलिए हाईकोर्ट ने ये याचिका गलत एंटरटेन की। दूसरा उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स हैं जिसमें साफ कह रखे हैं कि एंटी डिफेक्शन के मामले में इंटरलोकुलेटरी जो मध्यवर्ती आदेश होते हैं उसको चुनौती कहीं नहीं दी जा सकती, अंतिम आदेश को चुनौती दी जा सकती है। और बाद में जाकर उन्होंने उसमें ये बात को कही है। तो एक तरीके से वहाँ जो प्रश्न ले जाए गए वो तो समूचे प्रश्न ले जाए गए कि क्या ये याचिका दायर हो सकती थी, क्या हाईकोर्ट इसको एंटरटेन कर सकता था, क्या हाईकोर्ट को ये शक्तियाँ प्राप्त है कि वो स्पीकर को किसी प्रकार के भी निर्देश देते हैं, क्या हाईकोर्ट को ये है कि वो सुनवाई के बीच में कि इस तरह की याचिका को सुन ले। और बाद में उन्होंने अंतिम प्रेयर ये की है कि ये जो आदेश है ये जो 21 तारीख को दिया गया वो अवैध है, इसको अवॉइड डिक्लेयर किया जाए और इसको स्टे भी किया जाए। तो प्रैक्टिकली तो वो 24 तारीख तक खुद माननीय स्पीकर ने इसको सहमति दे रखी है। और जब उनको ये लगा कि मेरी रिक्वेस्ट की बजाय मुझे आदेश दिए जा रहे हैं और ये आदेश कानून के विपरीत हैं, इसलिए उन्होंने इसको चुनौती दी गई है। और ये कल अब सुप्रीम कोर्ट इसको तैरेगा, यहाँ की लड़ाई उठकर सुप्रीम कोर्ट चल गई। इसमें सारे के सारे 19 लोगों को उन्होंने पक्षकार भी बनाया है, पृथ्वीराज मीणा से लेकर सचिन पायलट तक सभी लोगों को पक्षकार बनाया है। परंतु इसका एक दूसरा रास्ता भी हो सकता था जी। वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में ये प्रार्थना पत्र दे सकते थे कि इसको क्लेरिफाई किया जाए कि आप ये आपका आदेश रिक्वेस्ट है या मुझे निर्देश है, ये स्पष्ट करें। ये भी पर मुझे लगता है कि शायद उनको ये लगा होगा, या उनके अधिवक्ता जो थे या उनकी जो लीगल बैटरी थी, उनको ये लगा होगा कि नहीं, कोर्ट ने ये डायरेक्शन शब्द, जो डायरेक्ट शब्द लिखा है कि वी डायरेक्ट द पार्टीज, 2 जगह डायरेक्ट वर्ड लिखा है,
वो उन्होंने जानबूझ के लिखा है, और ऐसी परिस्थिति में ये कोई क्लैरिफिकेशन की बात नहीं है, बल्कि ये चुनौती देने वाली बात है। जैन साहब, क्या इस बात की भी संभावना है कि चूंकि यहाँ जो फैसला होगा वो प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, और इस बात को हर किसी का अंदाज़ा, कानून के जो जानकार हैं उनका अंदाज़ा है कि हाई कोर्ट से निकलकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही जाना है, भले ही कोई से भी पक्ष को राहत मिले, कोई से भी पक्ष को राहत नहीं मिले। तो इसको कंक्लूड करने की, आखिरकार कंक्लूड तो करना ही है, और कंक्लूड करने के बाद ही जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उन पर भी विराम लगेगा। क्या ये भी एक एंगल है इसका? देखिए, मैं एक बात कहूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो 24 तारीख को अंतिम रूप से तय होने वाला नहीं है। हाई कोर्ट ने इसी आदेश में ये लिखा है कि 3 पक्षकार, 3 लोग जो थे, पब्लिक अगेंस्ट करप्शन, मोहनलाल नामा और एडवोकेट जो थे, उन तीनों को उन्होंने पक्षकार बनाया है, इंटरवीनर नहीं बनाया है, पक्षकार बनाया है। ये कहा है कि अमेंडेड याचिका पेश की जाए, ये कहा है कि इनको याचिका की प्रति दिलवाई जाए। अर्थात जब अभी याचिका की प्रति दिलवाई जा रही है तो उस दिन ये मैटर फाइनली तय होने वाला नहीं है, बल्कि जो इंटरिम स्टे की जो प्रेयर है उस स्टे की प्रेयर को तय करने के लिए ये है। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इसका दूसरा, और सुप्रीम कोर्ट इसको कल कोई तय नहीं करने की बजाय सुनवाई आरंभ कर दे, तो एक दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो राजस्थान हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए। और इस बात की पूरी संभावना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कल इसको मामले को तय नहीं किया तो अगली बात ये आएगी कि ये मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर देती तब तक राजस्थान हाई कोर्ट तय नहीं कर। जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, मेरा अपना लीगल ओपिनियन ये है कि माननीय स्पीकर महोदय पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी। माननीय स्पीकर चाहते तो वो आदेश पारित कर सकते थे, पर उन्होंने शायद न्यायालय की ग्रेस रखते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, या उन्होंने इस बात को नहीं मानी है। सीपी जोशी एक विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाना चाहिए क्या ये मूव, चूंकि इस सिक्के का दूसरा पहलू तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वही है। श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि करीब 12 दिन से अधिक हो गई ये खेल चल रहा है 6 मार्च का। अब क्योंकि जिस प्रकार से आज विधानसभा अध्यक्ष ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्य में स्वतंत्र रूप से काम करने का मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा न्यायपालिका का आदर करता हूं और मैं किसी भी सूरत में इस संविधान का संकट नहीं पैदा हो, इसलिए चाहता हूं कि आप वो, मैं उनका सम्मान करते हुए मैंने अपने हाई कोर्ट में अपने एडवोकेट को रखा, वहां पे कहा, और हाई कोर्ट ने जब शुरुआत में तो मुझे कहा तो मैंने बात मानी, लेकिन उसमें जो मुझे हमको विज्ञप्ति भी दी गई तो वहाँ पे वो कहा है कि जो निर्देश लेकर जो मैं शुष्क हूँ, मतलब मुझे धक्का लगा कि मैं आपके आदेश, मैं आपके गरिमा को और जिस तरह से मान रहा हूँ और चाहता हूँ कि न्यायपालिका और विधायिका में दोनों में आपसी विवाद नहीं बढ़े, लेकिन आप मुझे डायरेक्शन दे रहे, डायरेक्शन देने का अधिकार, क्योंकि मैं अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र हूँ। संविधान ने बना रखी है, न्यायपालिका बना रखी है, विधायिका बना रखी है। विधायिका का निश्चित रूप से जब वो बैठते हैं तो कोई भी चीज होती थी याचिका लगती है, विधानसभा अध्यक्ष के पास भी याचिका लगती है, इसका मतलब कोर्ट का अधिकार उनको भी प्राप्त है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब चला गया मामला तो निश्चित मान के चलिए कि केवीटी उधर से भी लगी है, उधर से हरियाणा को खड़ा किया है। तो उन्होंने कहा कि आज वो उन्होंने पहली बार तो आज तो उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रार के थ्रू आइए, तो आज लग गई है। कल 3 जजों की निश्चित रूप से सुनवाई होगी। उनका कहना था कि जब मणिपुर वाले मामले में तय कर दिया है तो फिर ये बार बार हाई कोर्ट देखिए सिंगल बेंच सुन रहा है, फिर उसके ऊपर अलाउ किया जा रहा है। वो कह रहा है कि जजेस की नियुक्ति होती है तो वही एडवोकेट ही जज बन जाते हैं, इसलिए द्वेष भावना आ सकती है। ये उनमें जिस तरह से कह रहे थे कि वो जो थे जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो कह रहे थे कि आज पहली बार मैंने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष भी, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज आपने देखा था, 4 जज आए थे, अपनी दुविधाओं को प्रेस के सामने रखा था। आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपने जो था कि जिस प्रकार से मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे अधिकारों का हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो उन्होंने हमारे सामने कहा और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट भी की हमारे माध्यम से कि वह कोविड में भी हमारी जिस प्रकार की स्थितियां हैं तत्काल सुने
और डिसीजन देकर के जिस प्रकार अधिकारों का हस्तक्षेप ना हो, इसलिए आप करें कि हाईकोर्ट अब आने वाले समय क्योंकि वो कह रहे थे मेरा मामला नहीं है, एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि पूरी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उसकी गरिमा बनेगी अगर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी कह रहे थे जब हमारे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया पीठों की, तो हमने इस मामले को उठाया था, इस तरह की स्थितियां बन रही है तो उसमें सुधार भी किया जाए। तो सारी बातों को लेकर के आज जो प्रकार का वातावरण था उससे लग रहा था कि आने वाले समय में राजस्थान एक संदेश देगा पूरे देश। ठीक है, वापस आऊंगा श्याम जी आपके पास। अवनीश महर्षि जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महर्षि साहब, कांग्रेस ने आज ये हमला एक बार फिर से किया है भारतीय जनता पार्टी पर कि आप केंद्र में चूंकि आपकी सरकार है और तमाम एजेंसियां आपके मातहत काम करती हैं, और ये वो पहले ही कई बार कह चुके हैं कि आप उनका अपने हिसाब से उपयोग करते हैं। आज आपने उनका दुरुपयोग करते हुए प्रदेश में कोशिश की कि कांग्रेस खेमे में आप लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करें। देखिए जेपी शर्मा साहब, मैं उनके इस आरोप का पूरी तरह से खंडन करता हूं। केंद्रीय एजेंसियां पहले भी छापे मारती रही हैं और छापा कोई एक दिन में नहीं पड़ता है। ईडी या इनकम टैक्स की कार्यवाही एक दिन में नहीं होती है। पहले वो बहुत लंबे समय तक पूरी तहकीकात करते हैं, पूरी खोजबीन करते हैं, उसके बाद में उस केस को टेकअप करते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। केंद्र का जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व विहीन कांग्रेस है और यहाँ पर भी नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो गई है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। केंद्रीय एजेंसियां तो केंद्र सरकार के अधीन ही होंगी। ऐसी स्थिति में जेपी शर्मा साहब ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हमारी टीम है या जो सरकार है वो चिंतित है। राजस्थान में जिस तरह से जनता त्राहिमाम मचा रखी है, जनता ने जिस तरह से जनता त्रस्त है, उसके लिए हम लोग चिंतित हैं। और हमारी चिंता इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राजस्थान की सरकार 5 सितारा होटल से निकल करके बाहर आए, जनता की सुध ले, जो वादे किए थे वो वादे पूरे करे, जनता के बीच में जाकर बिजली बाहर आकर खुद ही सुध लेना, मतलब सरकार तो रहे, सरकार में तो रहे नहीं। अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनके मुख्यमंत्री जी अपने डिप्टी सीएम रहे हुए व्यक्ति, 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति के ऊपर किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, 1.5 साल तक टॉकिंग टर्म्स नहीं रही है, मुख्यमंत्री जी ने माना है। तो ऐसी स्थिति में जब 1.5 साल तक डिप्टी सीएम से सीएम का संवाद नहीं रहे, क्या सरकार चल रही थी? हम लोग बार बार विधानसभा में कह रहे थे कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दो। आज मैंने मांग की थी कि हमारी पार्टी ने मांग की थी कि बिजली के बिल माफ कर दीजिए। अब ये कल लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। हम ये कह रहे हैं बिजली के बिल माफ करने की आपकी बात में वजन आता ना, अगर यूपी में आपने कर दिया होता उसके बाद ये मांग उठाई होती। नहीं, हमने जो यूपी में किया है वो तो राजस्थान की सरकार तो फंक्शनिंग में आई नहीं है। जहां से सवाल शुरू हुआ था विनेश जी, वो ये था कि अशोक गहलोत के सार्वजनिक रूप से जो जाने जाते हैं वो उनके यार दोस्त, उनके परिजन तो हैं ही, उन सबके यहाँ इन्हीं दिनों में कार्रवाई का होना महज एक इत्तेफाक है कि सब जगह की जांच जो है वो इस लेवल पे अभी साहब, जैसा जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। अब ईडी उन्हीं के यहाँ क्यों गई है? ईडी तो और भी बहुत सारी जगह गई है, लेकिन उनको पॉइंट आउट कर लिया गया है कि ये इन जगह पर ईडी गई है। ईडी पूरे देश में छापे मार रही है। क्या सारे के सारे अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के लोगों के ऊपर छापे मार रही है? चलिए संयम लोढ़ा साहब जवाब दीजिए। संयम लोढ़ा साहब, अविनेश जी ने जो कहा उसका भी जवाब दीजिए, और चलिए पहले इनका जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, ऐसा है कि जो अभी पूर्व वक्ता ने कहा है कि ताबड़तोड़ ईडी कार्रवाई नहीं करती है, इसकी पहले से तैयारी होती है, तो ये बात हम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही है। और ये सारी डिटेल भी पिछले 6 महीनों में उन्होंने जुटाई है कि हम किस तरीके से, हमें किस तरीके से अशोक गहलोत साहब के परिवार के लोगों को या उनके नज़दीक के लोगों को इसमें आतंकित करना है। जो गहलोत साहब के भाई के वहाँ पर छापा हुआ है, 1 दशक से ज़्यादा पुराना मामला है, ऑलरेडी हाईकोर्ट में चल रहा है। कुछ और नहीं मिला तो ढूंढ के इतने साल पुराना, जिससे एक पूरे परिवार के अंदर तनाव का वातावरण बनाया जा सके, दबाव का वातावरण बनाया जा सके, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 6 साल के अंदर लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए लोग इस तरीके की आतंकी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और अदालतों से न्याय प्राप्त करके लौटे हैं, और आगे भी न्याय होगा।
अब ये कह रहे थे कि राजस्थान जो है, राजस्थान की जनता और कांग्रेस नेतृत्वहीन हो गई है। अब नेतृत्वहीन हो गई है या नेतृत्व से प्रकाशमान हो गई है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही कोविड पर माननीय अशोक गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान के विधायकों और सांसदों से संवाद किया था। क्या एक राजस्थान में भाजपा का विधायक या भाजपा का सांसद कोई राजस्थान सरकार के प्रबंधन पर उंगली उठा सका? भूरी भूरी प्रशंसा राजस्थान के बीजेपी के विधायकों और सांसदों ने की। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पर जब भी इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई हो या संवाद हुआ हो, राजस्थान सरकार के कार्यों की, इनके सुझावों की लगातार सराहना की है। इसलिए ये तो पूरी तरह से बेबुनियाद है कि राजस्थान की जनता की कोई तकलीफ हो रही है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ भी जो विधायक बैठे हुए हैं, क्यों बैठना पड़ रहा है? हमको अपनी इच्छा से बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी के डकैत बाहर घूम रहे हैं और वो जो 19 विधायक वहां बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं हमारे भाई को वहां, हमारे बेटे को वहां ट्रैप बंद कर रखा है। जिस तरह से हम आकर के सड़क पर बात कर रहे हैं, उनको भी अलाउ करिए ना प्रेस से बात करने के लिए। क्यों नहीं वो 19 लोग साथ में आकर के प्रेस से बात करते? जी, इन्हीं के हैं वो तो। ठीक है, आप बोलिए। एक मिनट, लेकिन सही है, ये बात बताइए, क्यों मुंह यहाँ छिपा आप करके बात बैठे तो कर हुए रहे हैं और आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। हाँ, लेकिन संयम जी, जो आज कहा आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि रेड राज से डरने वाले नहीं हैं आप लोग, निश्चित तौर पर नहीं डरने वाले भी होंगे, लेकिन क्या उन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन पर नजरें टिकी हुई हैं कि वो डर सकते हैं, वो मन बदल सकते हैं? मन बदल गए तो समीकरण भी बदल जाएंगे। इनको निर्दलीय किए, इनकी पार्टी नहीं है। आप ध्यान रखिए, इनके ऊपर डिस्क्वालीफाई का मामला आ जाए। संयम जी, आपसे था सवाल मेरा। डरे हुए तो वो लोग हैं, डरे हुए तो वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के संरक्षण में छुपे हुए हैं, हरियाणा में या दिल्ली में या कर्नाटका के अंदर। डरना उनको चाहिए क्योंकि पुलिस उनके पीछे घूम रही है। अगर वो साफ दिल है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनको आना के पेश होना चाहिए ना। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी कौन से उनके उत्तर थे? उन्हीं के समर्थन से बने हुए हैं। क्या दिक्कत थी एक जवाब आकर के जवाब देने में? लेकिन पैसे लिए हुए हैं और वो अंदर का चोर है जो उनको आने नहीं दे रहा है। जेपी शर्मा साहब, आने वाले दिनों के अंदर मेरे से तो पूर्व जगह वक्ता जेल में ये होगी। बात मान रहे हैं कि पुलिस इनके पीछे पीछे घूम रही है। वो किनके विधायक हैं? कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। अभी तो 2 की सदस्यता निलंबन की है इन्होंने, बाकी तो इनके आज भी वो कांग्रेस के हैं। ये इंतजार कर रहे हैं, इनका आला कमान इनसे बार्गेनिंग कर रही है। हाईकोर्ट में इसी बात की तो लड़ाई थी, आला कमान इनसे बार्गेनिंग कर रही है। ऐसी ऐसी स्थिति में ये जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं। और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को ये कह रहे हैं वो आए क्यों नहीं, तो आपके कांग्रेस के विधायक हैं। मैं सही कह रहा हूं कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी हो गई है, इसलिए इनके काबू में नहीं रहे हैं और उसका सबका खामियाजा ना राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मेरे जो पूर्व विधायक साथी बोल रहे थे, वो विधायक साथी तो अभी स्वयं निर्दलीय हैं। अब वो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इनके साथ में और जनता के साथ में किया, इनके विधायक स्वयं के कांग्रेस पार्टी के विधायक राजकुमार जी शर्मा नवलगढ़ वालों ने मुख्यमंत्री जी की पीसी में बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि आप बस भेज दीजिए, यहाँ पर मजदूर जा रहे हैं, सड़कें भरी हुई हैं। मैंने स्वयं कहा था कि कोविड की जो प्रबंधन है उसके अंदर बाकी कोविड के नाम पर सारे अस्पताल खाली हो गए हैं। आज आम आदमी इलाज के लिए महफूज हो गया है। ऐसी स्थिति में आप इसको सुधारिए, ये हमने कहा था और उसके बाद में सुधारने की कोशिश तो की नहीं और इस सियासत के अंदर लग गए। लेकिन अविनाश जी, एक बात तो स्थापित तथ्य है कि केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए सर्वे में भी 10 राज्यों के सर्वे में राजस्थान ने अव्वल रहा था। राजस्थान कोरोना के प्रबंधन में, इसको नकारा नहीं जा सकता। उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के सब विधायकों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाई थी। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो घर घर में जाकर के इस बात का प्रण लिया था। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि कोई भूखा नहीं सोए मेरे देश में, उस बात की पालना करने के लिए मैं स्वयं भी, हम लोगों ने 4 चरण में लोगों की सेवा करने का काम किया था और उसमें बहुत संक्षेप में दिया था। संयम जी, आपको अगर कुछ कहना है तो बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी लूंगा मैं। संयम जी, खाली अकेली सरकार का मुझे रोल तो नहीं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर रखा है कि धन बल पर, काले धन के बल पर गलत तरीके इस्तेमाल करके, आतंक फैला करके, खरीद फरोख्त करके देश में कहीं भी गैर भाजपा की सरकार को कायम नहीं रहने देना है। हर हाल में अपदस्थ करना है। और मैं
आपके चैनल के माध्यम से हमारे साथी विधायकों को भी सावधान करना चाहूंगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव कराने का षड्यंत्र रच रही है। इससे सावधान रहे और हमें जनादेश 5 साल के लिए मिला है और 5 साल लोगों की सेवा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जैन साहब, एक बार वापस मैं कानूनी पहलू पर आ रहा हूँ आपके पास। हाई कोर्ट में जो तारीखें तय हो रही थी मुलतवी होकर, और जब 24 तारीख पर पहुंचा मामला, तो उस तारीख को सीधा इस बात से जोड़ा जा रहा था कि यहाँ से कुछ निकलेगा, उसके बाद में तय होगा कि सरकार कब फ्लोर टेस्ट में जाती है और कब इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप होता है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कितना इसको लंबा खिंचता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो अनप्रेसिडेंट था। जिस तरह की सुनवाई इस मामले में हुई, जिस तरह की छूट इस मामले में पक्षकारों को दी गई, वैसी राजस्थान हाई कोर्ट के इतिहास में कभी नहीं दी गई। एक सिंगल बेंच के सामने 3 बजे गठन होकर याचिका लगती है, उस याचिका को विड्रॉ करने के स्थान पर यह कहा जाता है कि अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अमेंडमेंट के लिए फिर 5 बजे लग जाती है, फिर दूसरे दिन सुनवाई हो जाती है, 10:30 बजे की बजाय 10 बजे सुनवाई हो जाती है। एक अधिवक्ता को 45 मिनट ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारा का सारा मामला है। आम अधिवक्ताओं में उसको लेकर एक गहरा दुख है कि राजस्थान न्याय की उच्च न्यायालय के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि सारा मामला छोड़कर एक पॉलिटिकल ड्रामा को न्यायिक ड्रामा के रूप में देखा जाए। परंतु जिस प्रकार बार बार ये डेट हुई, 3 दिन का समय को एक बड़ी आपत्ति ली गई थी, वो 7 दिन तो वैसे ही पूरा हो गया उसको, अभी तक किसी ने उसमें जवाब नहीं दिया है। परंतु जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया तो अब ये इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कल सर्वोच्च न्यायालय ये कह दे कि चलिए राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने लंबित मामले को हम यहाँ मंगवा लेते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है और हम इस मामले को अंतिम रूप से हम खुद ही तय कर देंगे यदि ये इतने बड़े विधिक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को लगते हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को मनवा लेता है या तो निश्चित रूप से ये मामला और लंबा चलने वाला है। अब इसमें राहत किसको मिलती है, नुकसान किसको होता है, या क्या अगली टर्न लेता है बाद में। ये लड़ाई वैसे भी राजनीतिक लड़ाई जिसे हम कहते हैं, पहली बार राजस्थान के इतिहास में देख रहे हैं कि ये खूनी लड़ाई हो रही है, जहाँ पर CISF, जिसको इसलिए बनाया गया है कि वो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी करे, वो ED की और इनकम टैक्स की सिक्योरिटी कर रही है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि राजस्थान पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी। राजस्थान पुलिस एक होटल की सुरक्षा कर रही है क्योंकि वहाँ पर ED वाले छापा डालना चले जाते हैं। तो ये ऐसा लगता है रूल ऑफ लॉ की बजाय ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पार्टीज की तरह काम कर रहे हैं, कि कुछ केंद्र सरकार के और कुछ राज्य सरकार के। अब ये युवक कांग्रेस और ये युवा मोर्चा की बजाय CBI और SOG भी उसमें शामिल कर लिए जाने चाहिए। एक जनता के मन में, इवन हम जो लॉ नोइंग पर्सन है उनको भी लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन लॉ के अनुसार काम करने के लिए बने हैं, न कि पॉलिटिकल बॉसेज के लिए, और हो उल्टा रहा है। आखिर इसका कहीं अंत आना चाहिए। चलिए सर, फिलहाल कल के ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अगला पड़ाव वहाँ पहुँच गया है मामले का, वहाँ से क्या कुछ निकलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।